नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं इस वक्त एनडीटीवी इंडिया। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की चर्चित तस्वीरों के साथ। सिलसिले की करते हैं हम शुरुआत। पहली तस्वीर, यह तस्वीर मुंबई की है, जहां बोरीवली इलाके में एक बस में आग लग गई। हादसे के वक्त बस खाली थी। गनीमत की बात यह है, और आपको बता दें, यानी कि बस में कोई यात्री अगर नहीं था, बस देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आनन फानन में आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका। रात की बात यह है, गनीमत की बात कि इसमें जान हानि नहीं हुई है, जान किसी की नहीं गई है। तो यह पहली तस्वीर, आपने ये तस्वीर देख ली। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आज की, क्योंकि इस बुलेटिन की शुरुआत हम तमाम तस्वीरों के साथ करते हैं। तो आग के बाद अब आपको हम बरसात की खबर दिखाएंगे, क्योंकि गुजरात के कई शहरों में इस वक्त बाढ़ है। हम आपको सूरत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये स्विमिंग पूल नहीं है, जी हां, सड़कें हैं। सड़कें जो दरिया में तब्दील हो गई हैं। स्विमिंग पूल का उपयोग कर रहे हैं, वहां की जनता कर रही है। सड़कों पर इतना पानी भरा कि रेस्क्यू टीम लगातार बोट के साथ गश्ती में लगी हुई है, और रिहायशी इलाकों और मकानों में पानी घुसने से वहां का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। स्कूल कॉलेजेस को भी बंद करना पड़ा, और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। 2 तस्वीर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आज की तीसरी तस्वीर कहां से आई है? बिहार से। बिहार के नवादा से। नवादा जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से एक झरने के पानी में तेज बहाव शुरू हो गया। ये देखिए जरा तस्वीरें। गोविंदपुर की पहाड़ियों में मौजूद इस जल प्रपात का पानी इतनी तेजी से गिर रहा है कि आसपास के इलाके जलमग्न हैं। बाढ़ सी नौबत है। 1 सप्ताह के भीतर यह दूसरा मौका है जब, आपको बता दें, काकोलत जलप्रपात की वजह से यह बढ़ाई सैलानियों की आवाजाही सख्ती के साथ यहां पर बंद कर दी गई है। तेज धार देखिए, झरना देखिए, फव्वारा नहीं है, पूरी तरह से झरने में तब्दील हो चुका है। आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। ये देखिए, विदेशों में आप अक्सर ऐसी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन ये भारत में ये तस्वीरें। 3 तस्वीर हो गई। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आई है दिल्ली एनसीआर से सटे गुरुग्राम। गुरुग्राम से एक अफसोसजनक लेकिन सावधान करने वाली तस्वीर सामने आ गई। वहां सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिसमें एक शख्स की जिंदगी खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई, वो घर से खाना खाने के लिए निकला था और एक ढाबे के बाहर अपनी बारी के इंतजार में खड़ा था। इस हादसे में घायल एक युवक को गुड़गांव के अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग लेकर आया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हम आपसे भी कहेंगे, विनती करेंगे कि सड़क पर सावधान रहें। दूसरों की लापरवाही पर आपका वश नहीं है। कौन लापरवाह होकर गाड़ी चलाता है, लेकिन खुद को बचाना अपनी ही जिम्मेदारी है। अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अफसोसजनक तस्वीरें। जल्दी से अब अगली तस्वीर। मनाली से यह तस्वीर सामने आई है, जो आज चर्चा में है, सुर्खियों में। हरियाणा से मनाली घूमने पहुंचे पर्यटकों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है। अक्सर आजकल ये ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, चर्चित हो रही हैं। आरोप है कि हरियाणा से पहुंचे इस परिवार की महिला को स्थानीय युवकों ने मारपीट करके सड़क पर गिरा दिया। इस घटना में 4 महीने की एक बच्ची को भी चोट आई है, वो जख्मी है। अब सोचिए, संवेदनशीलता कहां जा रही है, इंसानियत कहां जा रही है। इस घटना के बाद पर्यटकों ने सड़क पर हंगामा किया। महेंद्रगढ़ के प्रदीप की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये हो हल्ला की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो इसमें भी एक मैसेज है, कृपया ऐसा ना करें। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, घूम कर आइए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी। प्रयागराज से अब अगली तस्वीर। यह खबर सामने आई प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से, जिसमें पति का बयान काफी चर्चा में है। आरोप है कि उसकी पत्नी उसके साथ वही करना चाहती थी जो सोनम रघुवंशी ने राजा के साथ किया, यानी अपने पति के साथ वही घटना नैनी थाना क्षेत्र की है, जिसमें महिला पर उसके पति ने आरोप लगाया कि शादी के दूसरे ही दिन उसने चाकू दिखाकर अपने प्रेमी के बारे में जानकारी दी। पति ने यह आरोप भी लगाया कि उसे पत्नी ने हनीमून पर केदारनाथ ले जाने को कहा, लेकिन सोनम वाली घटना से सबक लेकर उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक इस धमकी के कुछ दिनों बाद महिला अपने ससुराल चली गई थी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो आपको बता दें, प्रयागराज में जो पत्नी की बेवफाई से ये पति डर गया, हनीमून पर ना जाने से इसकी जिंदगी बच गई। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी इन दिनों देश में काफी सुर्खियां बटोर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद पूरे देश में पति पत्नी और वो की चर्चाएं चल रही हैं। अब ऐसा ही मामला संगम नगरी प्रयागराज से सामने है, जिसकी कहानी और तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। अगली तस्वीर देश की ताकत से जुड़ी हुई है। जी हां, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक खास कार्बाइन डेवलप किया इन्होंने, DRDO ने। माना जा रहा है कि यह हथियार आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में भी बहुत कारगर, बहुत काम आएगा। यह हथियार छोटा, हल्का और तेज है, जिससे सैनिक इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, भरपूर मारक क्षमता के साथ। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, यह तस्वीर इंपॉर्टेंट है।
सुरक्षा से जुड़ी हुई अपने सैनिकों से डीआरडीओ तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और ये अगली तस्वीर बाहर से आई है, बलूचिस्तान से। जी हां, वहां के बागी फिर से सीधे सीधे पाकिस्तानी हुक्मरानों से टक्कर लेने का मन बना चुके हैं। अपनी आजादी की मांग को लेकर बलूचिस्तान धधक रहा है, लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं और ये उसका ताजा तरीन वीडियो आप जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको याद होगा, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी बलूचिस्तान ने पाकिस्तान का झंडा हटाकर अपना झंडा लहरा दिया था। ये देखिए, एक बार सुनवाते हैं। तो ये अभी आप सभी को हम सुना देते हैं जो नारेबाजी हो रही है। थोड़ा अप साउंड कर दीजिए। जबरदस्त यहां पर वीडियो है, ये जबरदस्त आवाज, महिलाएं नारा लगा रही हैं। ये भीड़ देख रहे हैं आप। यस, पाकिस्तान से आजादी की मांग हो रही है, सड़क पर उमड़ा बलूचों का सैलाब। अब दूसरी तस्वीर आज की। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल B-2 स्पिरिट बम वर्षक विमानों का वीडियो जारी कर दिया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये लड़ाकू विमान मिसौरी के पास व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरते हुए ईरान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन विमानों ने बिना रुके उड़ान भरी और बम गिरा दिए, वापस भी लौट आए। वीडियो में दिखाया गया है कि B-2 बम वर्षक विमान हैंगर से बाहर निकलता है, उड़ान भरने की तैयारी करता है और उसके बाद वीडियो में विमान को एयरबेस पर उतरते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, B-2 बॉम्बर, जिसकी चर्चा है कि सबसे मारक क्षमता इसी की है। रडार से भी बच जाता है, दुश्मन को पता नहीं चलता, उसके स्पेस में घुस गया और वापस हमला करके वापस आ जाता है। अभी अमेरिका ने जो अटैक किया था, B-2 बॉम्बर का ही इस्तेमाल किया था। ये वीडियो देखिए। तो ये तो बात हो गई आज की तस्वीरों की। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पूरी आज की अपनी स्टोरी की। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे उस महासंग्राम की, जिसमें यहां थोड़ी राहत की खबर तब आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। उसके बाद क्या ईरान से लेकर इजराइल तक हालात बदल रहे हैं? क्या युद्ध के अभिशाप से पश्चिम एशिया बाहर निकल रहा है? आप तक इन सवालों का जवाब पहुंचाने के लिए मेरे साथ इजराइल की राजधानी तेल अवीव से मेरे सहयोगी अंकित त्यागी फिर से जुड़ चुके हैं आज लाइव। और वॉर रूम में मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा भी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे इन डेप्थ ईरान के किन न्यूक्लियर बेस तक अमेरिका पहुंचा और जिस फोर्डो न्यूक्लियर बेस की बात हो रही है आजकल, वहां से ईरान ने कैसे यूरेनियम निकाल लिया। ओवर टू यू अंकित। आज क्या हालात, एनालिसिस और पूरी डिटेल्स जो इजराइल की जनता महसूस कर रही है और जो हलचल आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं इजराइल के अंदर से। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। तेल अवीव से इस वक्त ये लाइव पेशकश आपके लिए लेकर इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर आ रहे हैं। तेल अवीव सबसे बड़ा शहर है इजराइल का। जेरूसलम जो राजधानी है इजराइल की, उससे 45 किलोमीटर दूर है। जेरूसलम के बहुत सारे मायने हैं, पॉलिटिकल मायने भी हैं और साथ साथ जो रिलीजियस मायने हैं वो भी जेरूसलम के हैं। लेकिन तेल अवीव जो शहर है वो इजराइल की धड़कन है। और आज सुबह से ही जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया, लगातार आज युद्ध विराम से 1 घंटे पहले का जो समय रहा वो तेल अवीव वासियों के लिए, वो पूरे इजराइल के लोगों के लिए बहुत तनावपूर्ण समय रहा। तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी इस वक्त यहाँ पे शाम के 6:30 बज रहे हैं। 7 बजे तक का समय दिया था डोनाल्ड ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कि 7 बजे तक हम देखेंगे कि क्या ये सीज फायर चलती है और उसके बाद इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले मैं बेरशिबा में था। 1 घंटा पहले इस पूरे युद्ध विराम की घोषणा से जिस तरीके से इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर बम बरसाए, उसकी जो कहानी है वो अपने आप में इस पूरी जंग की जिस तरह की कॉम्प्लिसिटीज हैं उसको बयान करती है। बेरशिबा में एक घर के ऊपर, एक बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल डायरेक्ट ईरान की जाके लगी करीब 6 बजे से पहले आज सुबह। और उसमें जो बंकर के अंदर, ऐसा मुझे बताया गया, 2 लोग थे, एक महिला और एक पुरुष 40 वर्ष के थे, उनकी मौत हो गई। साथ में 2 और लोगों की मौत हुई और 5 लोग घायल हुए। आज सारे दिन हमने बेरशिबा से रिपोर्टिंग की, दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाई। लेकिन उससे पहले ये भी कहा गया कि इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं।
यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सीज फायर से पहले दोनों देश एक दूसरे को यह दिखाना चाहते थे कि अपर हैंड यानी कि भारी हाथ अंत में किसका रहा। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो बेहद नाराज न रहे। उन्होंने न सिर्फ इजराइल को फटकार लगाई बल्कि ईरान को भी खरी खरी सुनाई और उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में सीज फायर जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit, and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot, and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you, and I'm telling you, I'm not happy about that. तो ये आप सुन रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खासे नाराज नजर आ रहे थे। उनको लगता है कि बेहद मेहनत करने के बाद इन सब चीजों को वो यहां तक लेकर आ पाए हैं। लेकिन युद्ध विराम जो पहले इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, आज 12वां दिन उसका शुरू हो चुका है। उसमें कम से कम अभी इस वक्त युद्ध विराम से जो जनता है यहाँ की उसमें कहीं ना कहीं इस बात की उत्सुकता जरूर है कि वो चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी निपटे। वो नहीं चाहते गाजा जैसी एक और जो स्थिति है वो यहाँ पर भी बने, एक लंबा युद्ध यहाँ पर चलता रहे। अमेरिका की एंट्री हुई, उसमें भी अमेरिका ने बहुत दबाव के दिया और उस दबाव के बाद शायद दोनों देश युद्ध विराम करने पर राजी हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देखिए इजराइल और ईरान उन्होंने युद्ध गुहार की, मेरे सामने आकर शांति की बात कही थी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं, भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने इस तरीके की बातें करी थी। और इस बीच में जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, क्योंकि न सिर्फ सुबह 1 घंटा सीज फायर से पहले बल्कि उसके बाद भी 1 घंटे तक ईरान की तरफ से एक मिसाइल आया। इजराइल ने कहा कि देखिए इसका जबरदस्त सबक हम सिखाएंगे। जो सीज फायर उल्लंघन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि दोनों देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या जो इनकी सेनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सीज फायर को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, या फिर ये कहें कि वो सीज फायर का अंत में चाहते हैं कि उनके देश को ऐसा लगे कि जीत उनकी हुई है। इस बीच किस तरीके के खेल चले ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर जब ईरान ने हमला बोला तो सबको लगा कि अब युद्ध महाविनाशकारी होगा, बल्कि अब महायुद्ध होगा। जिस ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल एक साथ हमला कर रहे थे, जिस ईरान के चारों तरफ अमेरिका के सैनिक बेस बन चुके हों, उस ईरान ने अमेरिका के कतर में स्थित अल उदेद एयरबेस पर हमला करके बता दिया कि फिलहाल वो भी आर पार की मुद्रा में है। लेकिन तभी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आया और युद्ध दूसरी तरफ मुड़ गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार शाम को घोषणा की कि इजराइल और ईरान ने अपने लगभग 12 दिनों के युद्ध को समाप्त करने के लिए अगले 24 घंटों में चरणबद्ध तरीके से युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। यह ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़े पैमाने पर हमले करने के आदेश के 1.5 दिन बाद और ईरान द्वारा कतर में अमेरिकी बेस पर बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक जवाबी हमले शुरू करने के कुछ घंटों बाद हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि सबको बधाई, इजराइल और ईरान पूरी तरह इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि अब संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अपने उसी ट्वीट में ट्रंप ने शर्तें भी अटैच कर दी। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम शुरू करेगा और 12वें घंटे पर इजराइल युद्ध विराम शुरू करेगा और 24वें घंटे पर 12 दिवसीय युद्ध का आधिकारिक अंत होगा। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बना रहेगा। मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं कि उनके पास वो सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है जिससे वे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, जिसे 12 दिवसीय युद्ध कहा जाना चाहिए। जो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा उसको ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी दोहराया। And I think the president
really hit the reset button and said, look, let's actually produce long-term peace for the region. That's always been his goal. I actually think when we look back, we will say the 12-day war was an important reset moment for the entire region. अगर ट्रंप के युद्ध विराम की बातों में दम है तो 12 दिनों से चला रहा इजराइल ईरान युद्ध रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल और ईरान के बम एक दूसरे पर बरसते रहे। तेहरान की सड़कों पर लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि महज एक ट्वीट से दिलों में बसी कड़वाहट की दीवार खत्म नहीं होती। आप देख सकते हैं पोस्टर में लिखा है कि इजराइल की बर्बादी के लिए सिर्फ 5,568 दिन बाकी हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को ये कहते हुए भी लिखा गया कि अगला 25 साल यहूदी शासन देख नहीं पाएगा। जाहिर है कि ऐसी भाषा बर्बादी की तरफ ही ले जाती है। फिर सीजफायर के ऐलान के कुछ देर बाद ही ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। एनडीटीवी की टीम उस वक्त बिरशेबा में थी, जहां एक मिसाइल शहर की एक इमारत पर गिरी। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मेरे पीछे आप देखेंगे वो बिल्डिंग जिसने सुबह एक जो डायरेक्ट हिट मिसाइल की ईरान की तरफ से आया था, उस बिल्डिंग के में अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो आपको वहाँ खड़े दिखाई पड़ेंगे। बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग में आपको ऊपर दिखाई पड़ेंगे जो अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये जो बिल्डिंग है ये नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर एक डायरेक्ट हिट हुई। कुल मिलाकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीज फायर से पहले जिस तरीके की ये घटना हुई है ये आपको बताती है कि कीमत इस लड़ाई की जो 12वें दिन में पहुंची है उसकी कीमत क्या है। ये पीछे मेरे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल इलाका है और इस पूरे रेजिडेंशियल इलाके के अंदर जो है ये एक सीधी इजरायली मिसाइल की जो हिट है वो हुई। एक तरफ ईरान सीज फायर के ऐलान के बाद भी हमलावर अंदाज में है, जबकि ट्रंप के ट्वीट से ये संदेश निकलता है कि पहले ईरान को सीज फायर करना है। वैसे तो सीज फायर में दोनों पक्ष बराबर होते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से हुई पंचायती में इजराइल को तवज्जो मिली है। ये कहा जा सकता है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन राइजिंग लायन में परिभाषित सभी उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा किया। चीफ ऑफ स्टाफ ने इजरायली सेना को युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का शक्तिशाली जवाब देने के लिए उच्च स्तर की सतर्कता और तत्परता बनाए रखने का निर्देश दिया। अब सवाल ये है कि सीज फायर कैसे हुआ। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके युद्ध विराम का माहौल बनाया। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टीम ने तेहरान से बात की। फिर सीज फायर के लिए इजराइल इस शर्त पर तैयार हुआ कि अब ईरान कोई हमला न करे। फिर ईरान ने भी इशारा किया कि वो आगे से कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन शांति की तरफ बढ़े कदम तब डगमगाने लगे जब इजराइल और ईरान दोनों ही एक दूसरे को धमकी भी देने लगे। हालांकि दुनिया को लगता है कि अगर 12 दिनों की कीमत पर भी शांति मिल रही है तो ये एक सस्ते का सौदा है। जापान तनाव को कम करना सबसे महत्वपूर्ण मानता है। हम किसी भी जवाबी कार्रवाई को लेकर बेहद चिंतित हैं और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता फिर से खुलेगा। इस दृष्टिकोण से हम राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम घोषणा का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इसको अमल में लाया जाएगा। युद्ध विराम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अभी दिल से युद्ध विराम लागू हुआ है ऐसा नहीं दिखता। कोशिश उसी दिशा में होनी चाहिए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। चौबीस घंटे दुनिया में बहुत लंबा समय होता है, खासतौर से राजनीति में। जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ 2 दिन पहले तक युद्ध चिल्ला रहे थे, जो धमकी दे रहे थे कि ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध विराम की जो बात है वो समझ में आने लगी। युद्ध विराम को लेकर वो ईरान और इजराइल को धमकी देने लगे। तो इस सब पर जरा स्टूडियो आपको वापस लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष वहां पर हैं, वो जरा आपको समझाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मन जो है वो बदला क्यों है। बिल्कुल अंकित, शुक्रिया आपका। जुड़े रहिएगा, फौरन आपका हम रुख करेंगे। आपने जो सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, बिल्कुल इसको लेकर अमेरिका के लोग भी डटे रहते हैं और इसलिए ईरान को मटियामेट करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर किया तो बहुतों को समझ में दरअसल आया नहीं कि इसके पीछे का राज क्या है। अब डिटेल समझिए। ऐसा माना जा रहा है कि पहले टैरिफ वॉर और फिर ईरान से वॉर के चक्कर में अमेरिका की इकोनॉमी के बिगड़ने का डर ट्रंप को सताने लगा। अब जिसका खामियाजा अमेरिका ने ही उनको भुगतना पड़ सकता था, अमेरिका में ही। अब अमेरिका में ही लोग ट्रंप से काफी नाराज हैं
उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके बुनियादी मुद्दों का हल ढूंढने की जगह खामोखा खाड़ी देशों में टांग अड़ा रहे हैं। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद जिस तरह ईरानी विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और पुतिन जिस तरह ईरान के पक्ष में खुलकर नजर आ गए, खड़े हो गए, उससे भी ट्रंप को लगा कि कहीं रूस ईरान की तरफ से युद्ध में ना कूद पड़े। हालांकि इसके आसार बेहद कम थे, क्योंकि उधर रशिया तो खुद ही यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में उलझा हुआ है, जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, और अमेरिका धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों में उलझने की जगह निकलने में लगा हुआ है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को यह भी डर सता रहा होगा कि कहीं फिर से खाड़ी देशों में फंस ना जाऊं या फंसना हम जाएं। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप के दिल की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है वो है नोबेल पुरस्कार पाना। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता हो कि इजराइल और ईरान में सुलह करवाकर वो खुद को नोबेल पुरस्कार का हकदार बना दें, और ऐसे में माना जा रहा है कि सीज फायर के बहाने ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की फिराक में है, जुगत में है। चलिए, ये हो गई डिटेलिंग, और फिर से हम जरा हालात को समझने की कोशिश करते हैं और आपको दोबारा हम लिए चलते हैं इजराइल। अंकित, हमारे संवाददाता लगातार आप सभी के बीच मौजूद हैं, जो वहां से दिन हो या रात आप सभी दर्शकों तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू अंकित। आशुतोष, जैसे आप कह रहे थे दिनों या रात आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, तो जितना लोग इजराइल के अंदर या ईरान के अंदर इस बात की कम से कम उम्मीद लगा रहे हैं कि अब शांति होगी, मैं भी यही उम्मीद लगा रहा हूं, क्योंकि कई रातों से सोए नहीं है, तो शायद थोड़ा सोने को मिल जाएगा अगर थोड़ी शांति होगी तो। लेकिन मुद्दे की बात पर अगर आए तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कल जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका के एक बहुत बड़े एयरबेस पर, जो अमेरिका का जो यहाँ पे सैनिक अड्डा है कतर के अंदर, उसके ऊपर हमला किया, लेकिन उस हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उस हमले में ना सिर्फ जो ये कहा गया कि ईरान ने पहले ही अमेरिका को इसकी चेतावनी दे दी थी, उसको बता दिया था, अमेरिका ने उस हमले से पहले अपने लोगों को वहां से हटा लिया था। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आके थैंक यू ईरान बोला और कहा कि आप बहुत बहुत धन्यवाद हमें पहले से बताने के लिए। तो ये जो सारा खेल था, ये क्या पूरा स्क्रिप्टेड खेल था इस जंग को सीज फायर की तरफ ले जाने के लिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान ने कतर के जिस अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, वो अमेरिकी वायुसेना का ठिकाना है। हमले का जो वीडियो सामने आया, उसमें आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। मिसाइल लॉन्च होने के बाद कतर में अफरा तफरी मच गई और लोग भागते नजर आए। लेकिन इस हमले के बारे में दो बातें गौर करने की है। मसलन ईरान ने कम क्षमता वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हमले से पहले ईरान ने कतर और अमेरिका को इसकी जानकारी भी दे दी। जाहिर है ईरान का मकसद था कि उसकी कार्रवाई में किसी की जान का कोई नुकसान न हो। डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट से यह बात और ज्यादा साफ हो जाती है। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, मैं ईरान को पहले से जानकारी देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई जख्मी नहीं हुआ। शायद ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैं उत्साह के साथ इजराइल को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ये जताने की कोशिश की कि ईरान की कार्रवाई को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है? A short time ago, the U.S. military carried out. वैसे भी कतर ने शुरू में पहले ये जानकारी दी कि उसने 12 मिसाइलें दागी हैं। बाद में ये आंकड़ा 19 कर दिया गया, लेकिन ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर से 14 मिसाइलें दागी गईं और ये भी दावा किया कि इनमें से 13 को गिरा दिया गया और एक को छोड़ दिया गया क्योंकि वो निर्जन इलाके की ओर बढ़ रही थी। द सन की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान ने हमले से पहले कतर के अधिकारियों को इसके बारे में बता दिया था, जिससे वहां मौजूद किसी अमेरिकी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में ईरान का ये एक्शन सांकेतिक ही माना गया। माना जा रहा है कि अमेरिका ने रविवार को ईरान के 3 परमाणु बेस नतांज,
फोर्डो और इस्फहान में बमबारी की। ईरान ने उसी के जवाब में अल उदैद एयरबेस पर हमला किया। अमेरिकी मीडिया की माने तो अमेरिका ने कतर से कूटनीतिक मदद मांगी थी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के अमीर से बात की और उन्हें बताया कि अमेरिका ने इजराइल को युद्ध विराम के लिए सहमत कर लिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कतर से कहा कि वो ईरान को इसके लिए राजी करे। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर हालात की समीक्षा की। सूत्रों का कहना है कि ये प्रयास कामयाब रहा और कतर के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के बाद ईरानियों ने इस पर सहमति जता दी। तो देखिए, कतर के जिस अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया, हमला किया, वो अमेरिका के लिए बेहद खास है और वो ईरान के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि वहां से वो हमेशा अमेरिका के रडार पर रहता है। उस अल उदैद एयरबेस की खासियत क्या है, ये जानने का वक्त है। देखिए, कुछ डिटेल्स आपके सामने हम रखते हैं। अल उदैद एयरबेस क्यों खास है? कतर की राजधानी दोहा के पास मौजूद है। सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है ये, जहां 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती, करीब 100 फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमान वहां पर मौजूद, ड्रोन तैनात, खाड़ी क्षेत्र की सबसे लंबी एयर स्ट्रिप भी, और 2001 से संचालन अमेरिका के हाथ में। 2002 में अमेरिकी मौजूदगी को मान्यता और 2024 में 10 साल और बढ़ गई मौजूदगी। ये एक एक करके आपको पॉइंटर समझा रहे हैं। सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है ये अल उदैद एयरबेस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझा रहे हैं। 10,000 अमेरिकी सैनिक की यहां पर तैनाती, करीब 100 लड़ाकू विमान, ड्रोन समेत यह तैनात, खाड़ी क्षेत्र की सबसे लंबी एयर स्ट्रिप है, यानी कि पूरी तरह से एक मजबूती है। अमेरिका का कंट्रोल यहां 2001 से संचालन और 2002 में अमेरिकी मौजूदगी को यहां मान्यता मिली। अब 2024 में 10 साल और इसकी मौजूदगी बढ़ गई। यह बात होगी डिटेल्स की। अब फिर से एक बार इजराइल आप सभी को लिए चलेंगे अंकित के पास। जी अंकित, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इजराइल और ईरान के बीच में ये जो आर पार की जो लड़ाई है, जिस तरीके से वो उलझे एक दूसरे को दुनिया से खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन इजराइल के लिए जो युद्ध है ये 12 दिन पहले शुरू नहीं हुआ। 7 अक्टूबर 2023 से लगातार इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, जब हमास के हमले के बाद कई सारे नागरिक मारे गए थे और कईयों को बंधक भी बनाया गया था। इस लड़ाई जितनी लंबी खिंची है, उस लड़ाई के बाद कम से कम बहुत सारी ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी एक संख्या जनता की है, जो नहीं चाहते कि एक और लंबी लड़ाई में इजराइल फंसे। वो ईरान के साथ एक लंबे युद्ध के बिल्कुल पक्ष में नहीं है और वो ईरान से लड़ाई से ज्यादा चाहते हैं कि जो अभी भी 60 बंधक गाजा में हमास के कब्जे में हैं, उनको पहले वापस लेके आया जाए। और शायद यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसने सीज फायर के लिए इजराइल की सरकार को और प्रधानमंत्री को मजबूर भी किया है। इनकी भाषा आपकी समझ में आए ना आए, लेकिन इनका आक्रोश तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। अपनी हिब्रू भाषा में इजराइल के लोग अपने हुक्मरानों से पूछ रहे हैं उन 53 बंधकों का क्या हुआ जो गाजा में हमास की कैद में हैं। अपने हुक्मरानों को कह रहे हैं कि ये मौत की सरकार है। वो अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सारे बंधकों को वापस लाओ और एक मानवीय मांग भी कर रहे हैं कि युद्ध रोको। इस नारेबाजी के साथ इजराइल के लोग क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। हम जानते हैं कि ईरान के साथ अब एक बड़ा युद्ध चल रहा है, लेकिन इससे गाजा में सभी 53 बंधकों को वापस लाने के प्रयासों में बाधा नहीं आनी चाहिए। एक समझौते में, एक कदम में हम बीबी नेतन्याहू और राष्ट्रपति और इजराइल की सरकार से सभी को वापस लाने के लिए कह रहे हैं। यह संभव है और हम इसे आज ही कर सकते हैं। Back everybody now. It's possible and we can do it today. I don't know why Netanyahu has started the war. मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू ने ईरान के साथ युद्ध क्यों शुरू किया। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। मुझे एक मुद्दे की परवाह है और वह है बंधकों का मुद्दा। जहां तक मेरा सवाल है, यह मुद्दा अब उपेक्षित हो गया है, क्योंकि इजराइल की सरकार और पूरी दुनिया अब देख रही है कि इजराइल और ईरान के बीच क्या चल रहा है और लोग बंधकों के बारे में भूल गए हैं।
people have forgotten about the hostages. इजराइल के लोग अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार से पूछ रहे हैं कि ईरान से जंग लड़ने की क्या जरूरत थी, तो इसके पीछे की वजह इजराइल पर बरस रहे ईरानी बम हैं। ऐसे ही एक मिसाइल ईरान के बीरशेबा शहर पर गिरी, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। अब वहां के लोग कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस युद्ध को जारी रखने की जरूरत है। यह अफसोस की बात है। यह ईश्वर की आत्मा है और हमें हर एक की रक्षा करने की जरूरत है। सभी देशों से हर आत्मा की रक्षा होनी चाहिए। पूरी दुनिया को एक दूसरे की देखभाल करने की जरूरत है। दूसरी तरफ ईरान है कि अमेरिका के युद्ध में उतरने से बुरी तरह खफा है। तेहरान की सड़कों पर अमेरिका के खिलाफ लोगों ने संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। यह हमला कायराना कृत्य था। परमाणु ऊर्जा पर शांतिपूर्ण नियंत्रण हमारा निर्विवाद अधिकार है। अमेरिका और इजराइल अपने दुर्भावनापूर्ण लक्ष्यों में कभी सफल नहीं होंगे। अमेरिका को इस तरह की आक्रामकता दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ईरान को इस आक्रामकता का जोरदार तरीके से जवाब देना चाहिए और उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंडित करना चाहिए। हमें अमेरिका को कड़ी फटकार लगानी चाहिए ताकि वह अपनी गलती ना दोहराए। हमारी एकमात्र मांग यह है कि अमेरिकियों को इस क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। जब तक वे यहाँ सैन्य अड्डे बनाए रखेंगे, तब तक मध्य पूर्व में शांति नहीं हो सकती। ईरान का यही रुख बता रहा है कि अमेरिका के सीज फायर का प्लान धुआं हो जाएगा अगर अमेरिका खुद और इजराइल को इसके लिए ईमानदारी से तैयार नहीं करता। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। पूरे इजराइल में इस वक्त लोगों की जो नजर है वो लगी हुई है कि 7 बजे यानी कि अब से करीब 7 मिनट बाद क्या ये सीज फायर को आगे बढ़ाने की औपचारिक घोषणा बेंजामिन नेतन्याहू करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि थोड़ी सी राहत की सांस लोगों ने जरूर ली है। आज सुबह का जो दिन था, सुबह के कुछ घंटे थे, वो मुश्किल भरे जरूर रहे, लेकिन मेरे पीछे अगर आप इस वक्त देखेंगे तो लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक बीच है यहाँ पर पास में, वहां पर जान रहे हैं। कम से कम इतनी उम्मीद लगाकर कि ये जो अभी फ्रेजाइल पीस है, यानी कि जो अभी बिल्कुल नई नवेली जो सीज फायर है, वो टिकेगी और लोग अपने आम जीवन तक वापस पहुंच पाएंगे। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। देखिए, सारी लड़ाई ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों की है। ईरान का सबसे प्रमुख न्यूक्लियर ठिकाना फोर्डो है। अगर वहां पर अमेरिकी दावे के मुताबिक हमला हुआ, अटैक हुआ, भीषण हमला हुआ, तो फिर रेडिएशन निकलना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या ईरान ने पहले ही अपने यूरेनियम निकाल लिए थे? अब इसको विस्तार से समझा रहे हैं मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा। जी, रविवार की रात ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। इनमें सबसे भयानक हमला फोर्डो पर किया गया, जिस पर अमेरिका के 7 B-2 बम वर्षकों ने 14 बंकर बस्टर बम एक ही जगह पर एक के बाद एक गिराए। 30-30 हजार पाउंड के बम सख्त जमीन को भी 200 फीट की गहराई तक नुकसान बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन ट्रंप के बयान पर दुनिया के कई जानकार सवाल उठा रहे हैं। इसकी जो तस्वीरें हैं मैक्सर टेक्नोलॉजी ने सैटेलाइट से ली हैं। फोर्डो पर हुए हमले के पहले और बाद की इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, पहली तस्वीर 20 जून की है और दूसरी हमले के बाद 22 जून की। इसमें बमबारी से सतह पर हुआ जो नुकसान है वो साफ दिख रहा है। इन तस्वीरों में आप रंग जहां बदला हुआ है वहां आप देख सकते हैं। फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट एक पहाड़ी इलाके में है और इसे जमीन के 200 से 300 फीट नीचे तक बनाया गया है। अमेरिका के हमलों से पहाड़ी में 6 जगह बड़े सुराख हुए हैं। एक और तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं, जिसमें दिख रहा है कि कुछ जगहों पर हमलों से जमीन काफी गहरी धंस गई है और उसमें कई सुराख दिखते हैं। वहां से बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर घुसकर फटे हैं। ये वो है, आप देख सकते हैं यहाँ जमीन धंसी है जहाँ बम पड़े हैं। एक हमले का एंट्री पॉइंट वहाँ भी था। ये टनल में अंदर जाने का रास्ता था, ये भी धूल से पट गया और ये भी टनल के अंदर जाने का रास्ता था। तो जो अंदर जाने के रास्ते हैं वो भी बंद हो गए। यानी काफ़ी भयानक हमला अमेरिका ने किया।
जानकारों के मुताबिक अमेरिका ने यह हमले फोर्डो के भूमिगत सेंट्रीफ्यूज हॉल पर किए, जिसके ब्लूप्रिंट को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये उसका ब्लूप्रिंट है, जमीन के नीचे किस तरह से सेंट्रीफ्यूज हॉल बनाया गया और 2 सुरंगें इस सेंट्रीफ्यूज हॉल तक जाती हैं। स्काई न्यूज ने ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव की कुछ तस्वीरें जो हैं वो दिखाई हैं। ये वही तस्वीर है, फोर्डो साइट का ब्लूप्रिंट 2004 से पहले का है और इजराइल के जासूसों ने 2018 में इसे हासिल कर लिया था, जिसे स्काई न्यूज़ के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज हॉल 250 मीटर लंबा है और 2 सुरंगों से जुड़ा हुआ है। इस हॉल में करीब 3000 सेंट्रीफ्यूज रखे गए थे, ऐसी जानकारी है। इन सेंट्रीफ्यूज में से अधिकतर एडवांस्ड IR6 मशीन बताई जाती है। सेंट्रीफ्यूज यानी वो उपकरण होते हैं जो यूरेनियम को एनरिच कर, उसका शोधन कर उसे हथियार लायक यूरेनियम बनाते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 2023 में इस बात की पुष्टि की थी कि फोर्डो साइट पर ईरान ने 83.7% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच कर लिया है, जो हथियार बनाने लायक 90% से बस कुछ ही कम है। IAEA के मुताबिक ईरान 2015 के एक समझौते का उल्लंघन करते हुए 2 साल से खुलेआम 60% शुद्धता तक यूरेनियम को एनरिच कर रहा था, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश काफी नाराज थे। 2009 तक यह एनरिचमेंट प्लांट दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। 2009 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को इसका पता लगा। अमेरिका का दावा है कि उसने अपने हमलों में इस सेंट्रीफ्यूज हॉल को तबाह कर दिया और उसके साथ ही सारे सेंट्रीफ्यूज भी तबाह हो गए। लेकिन दुनिया के कई जानकार अमेरिका के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। खुद ईरान के सरकारी प्रसारण के उप प्रमुख हसन आबिदीनी ने कहा कि ईरान ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान से एनरिच्ड यूरेनियम के जो रिजर्व हैं उन्हें निकालकर सुरक्षित जगह भेज दिया। वहां कुछ भी नहीं रह गया था। अगर उन पर निशाना लगा होता तो रेडिएशन होता, जो हमारे देश के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता था। अमेरिकी हमलों के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा था कि ईरान में फोर्डो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद रेडिएशन में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इससे भी इस बात को बल मिलता है कि इन परमाणु ठिकानों में कोई ऐसी सामग्री नहीं थी जिस पर विस्फोट से रेडिएशन पैदा होता। एक जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन ने भी रविवार को ही सोशल मीडिया एक्स पर कुछ तस्वीरों को शेयर किया और कहा कि हो सकता है ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी से कुछ अहम उपकरणों को हमले से पहले ही कहीं शिफ्ट कर दिया हो। ये वो तस्वीरें हैं उससे 2-3 दिन पहले की, जब यहाँ पर दिख रहा है कि इसके आसपास कई सारी गाड़ियाँ, कई सारे ट्रक्स आप देख सकते हैं, ये फोर्डो के आसपास हैं, जिससे ये पता लगता है कि पहले ही ईरान ने फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी से जो सेंट्रीफ्यूज हैं उनको निकालकर किसी और सुरक्षित जगह पर भेज दिया। इस पूरी जगह पर हमले की तारीख से पहले 22 जून से पहले काफ़ी ज़्यादा गतिविधि देखी गई, जो सैटेलाइट की तस्वीरों में दिख रही है। जॉन पोलक, जो ब्रिटेन के एक थिंक टैंक चैथम हाउस में कम्युनिकेशंस का जिम्मा संभालते हैं, पहले उन्होंने ये पोस्ट की, जिसे और आगे काफ़ी ज़्यादा शेयर किया गया। मैक्सर टेक्नोलॉजी की ये तस्वीरें हैं। और इजराइल में कई रिसर्चर जो लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगाह रखते हैं, उनका कहना है कि दुनिया को अभी पता ही नहीं है कि ईरान के पास और कितनी गोपनीय जगह हैं जहां वो इस तरह के सेंट्रीफ्यूज रख सकता है, और शायद फोर्डो से निकालकर इन सेंट्रीफ्यूज को, ये जो परमाणु उपकरण हैं जिनसे यूरेनियम को एनरिच किया जा सकता है, ईरान ने उन गोपनीय ठिकानों में भेज दिया हो। तो अब वापस बाकी खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अंकित के पास। और आशुतोष इस वक्त हमारे साथ है। कोई बात नहीं, अंकित भी हमारे साथ मौजूद थे, सुशील और आशुतोष भी मौजूद हैं, यानी हम तीनों सहयोगी मौजूद हैं। चलिए, दर्शकों तक खबर पहुंचाना इंपॉर्टेंट है, नाम में क्या रखा है। देखिए, युद्ध का मैदान चाहे जहां कहीं भी हो, अगर एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस की मौजूदगी भी दर्ज होने लगती है। और ऐसे में जबकि नाटो की बैठक हो रही है, एक बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका यूरोप के देशों को रूस के खिलाफ एकजुट कर पाएगा। देखिए रिपोर्ट। युद्ध के बादलों के बीच नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हो रही है, उसमें अमेरिका समेत कुल 32 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में मोटे तौर पर 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा
रूस से निपटने की रणनीति और दूसरा मुद्दा नाटो के सदस्य देशों का रक्षा खर्च। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि संगठन के हर सदस्य को अपनी जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा रक्षा से जुड़ी जरूरतों पर खर्च करना चाहिए। अमेरिका की इस मांग को ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने तो समर्थन दिया है, लेकिन स्पेन जैसे कुछ देश इसका विरोध कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का कहना है कि उनके देश का रक्षा बजट पहले से ही संतुलित है और उन्हें इस आंकड़े को 5% तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। नाटो महासचिव को लिखी चिट्ठी में भी स्पेन ने साफ कर दिया है कि वो अपने रक्षा बजट को नहीं बढ़ाएगा, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि नाटो को स्पेन जैसे देशों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। नाटो की महासचिव ने यूरोपीय देशों से कहा कि उन्हें अमेरिका को लेकर चिंता बंद कर देनी चाहिए। मैं राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना करता हूं कि उन्होंने गतिरोध तोड़ा। जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ संवाद शुरू किया और मुझे हमेशा लगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण था और मूल रूप से गतिरोध तोड़ने वाला केवल एक नेता हो सकता था और वह अमेरिकी राष्ट्रपति होना ही था, क्योंकि वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं जो विश्व के 25% जीडीपी का नेतृत्व करते हैं और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के प्रमुख भी हैं। नाटो के महासचिव ने इसके पहले लंदन में कहा था कि रूस साल 2030 तक नाटो देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि रूस अब हथियारों के मामले में नाटो से आगे निकल रहा है। इसके साथ ही नाटो के महासचिव ने सदस्य देशों से रक्षा खर्च को जीडीपी के 2% से बढ़ाकर 3.5% करने के अलावा बाकी 1.5% सेना के बुनियादी ढांचे पर खर्च करने की अपील की थी। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद से नाटो देश एकजुट हो रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि ये खर्च और बढ़ाया जाए, जिससे रूस को और सख्त जवाब दिया जा सके। ऐसे में जबकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है, अब अमेरिका अपने दांव को किसी भी कीमत पर ढीला नहीं पड़ने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जरा दूसरी खबर, क्योंकि बीमारी किसे नहीं होती, लेकिन जब बीमारी किसी बड़ी और चर्चित हस्ती को हो तो बीमारी का जिक्र भी बड़ा हो जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या हुआ है, ये सब कुछ बताएंगे सुशील बहुगुणा। सुशील, ओवर टू यू। जी आशुतोष, अगर बीमारी रेयर हो तो फिर उसकी बात और भी ज्यादा होती है और किसी बड़ी हस्ती को हो तो और भी ज्यादा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभिनेता सलमान खान ने हाल में एक टीवी कार्यक्रम में बताया कि वो किस तरह 3 बहुत ही रेयर यानी बिरली बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनमें से कई बीमारियों का नाम आम लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये हैं ब्रेन एन्यूरिज्म, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और आर्टीरियोवेनस मैलफॉर्मेशन। नाम ही डरावने लग रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद सलमान खान फिल्म जगत में लगातार सक्रिय बने हुए हैं, जिसके लिए उनके हौसले की दाद दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं कुछ और बड़ी हस्तियों को भी घेर चुकी इन कुछ रेयर बीमारियों के बारे में जो सलमान को है। सलमान खान का कहना है कि वो ब्रेन एन्यूरिज्म से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसी तकलीफ है जिसमें दिमाग की ब्लड वेसल्स यानी खून की जो नलियां हैं वो फूल जाती हैं। नलियों की वॉल के कमजोर होने से ऐसा होता है और इस कारण वो फट भी सकती हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। खास बात यह है कि ये बीमारी बड़ी ही चुपचाप बढ़ती रहती है और इसका अक्सर तब तक पता नहीं चलता जब तक नस फटने की स्थिति न आ जाए। इसे रप्चर्ड एन्यूरिज्म कहा जाता है, जिससे दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है यानी हेमोरेजिक स्ट्रोक, जो जिंदगी के लिए घातक हो सकता है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एआई से हमने इस बीमारी की ये तस्वीरें जो हैं ये बनाई हैं। कई लोगों को ये जो बीमारी होती है इसका जो मीडिया में जिक्र भी इसका बहुत कम होता है, तभी होता है जब ये किसी चर्चित हस्ती को हो जाए, जैसे सलमान खान को। उन्होंने कहा कि उन्हें ये तकलीफ है। इसके अलावा कई और हस्तियों को ये तकलीफ है, जैसे फिल्म गेम ऑफ थ्रोन्स से मशहूर अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क को ये तकलीफ रही है। हॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री शैरोन स्टोन को भी इस तकलीफ के कारण 2001 में ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद वो इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के अभियान में भी जुट गई। मशहूर अमेरिकन रैपर आंद्रे रॉमेल यंग, जिन्हें डॉक्टर ड्रे के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी 2021 में बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म है।
जानी मानी सिंगर और सॉन्ग राइटर जोनी मिचेल को 2015 में ब्रेन एन्यूरिज्म का पता लगा। इस कारण से उन्हें बोलने और चलने तक में काफ़ी दिक्कत हुई। हालांकि बाद में वो काफ़ी हद तक इससे उबर गईं और अपने चहेतों के बीच लौट आईं। सलमान खान ने जिस दूसरी बीमारी का जिक्र किया है वो भी बहुत परेशान करती है। ये है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इस बीमारी में अक्सर चेहरे में बहुत ही तेज दर्द उठता है और अक्सर एक तरफ, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। इस तकलीफ का कारण एक नर्व है, यानी एक तंत्रिका जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ये नर्व चेहरे की सेंसेशंस को, यानी संवेदनाओं को दिमाग तक पहुंचाती है। ये इसके बाद दिमाग में दर्द की जो सेंसेशन है उसी को लगातार पहुंचाती है और आमतौर पर चेहरे के किसी एक तरफ ये होती है, जैसे जबड़े के आसपास या गाल या फिर आंखों के आसपास, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। और इस कारण जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे खाना चबाने, टूथब्रश करने, छूने या चेहरे पर तेज़ हवा के एहसास से भी ये दर्द तेज़ हो जाता है। कई बार इसका दर्द लगातार बना रहता है और ऐसा लगता है जैसे चेहरे में अंदर कुछ लगातार चुभ रहा है और इसका दर्द इंसान को सोने नहीं देता। इस बीमारी को सुसाइड डिजीज़ भी कह दिया जाता है इसी सबसे, क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और उससे आराम आसानी से नहीं मिलता। कई बार मरीजों के अंदर इस चक्कर में आत्मघाती प्रवृत्ति भी पैदा हो जाती है। सलमान खान ने 2017 में अपनी फिल्म ट्यूबलाइट से जुड़े एक इवेंट के दौरान इस बीमारी का जिक्र किया था। इसका वो लगातार इलाज कराते रहे। सलमान खान के अलावा दुनिया भर की कई और हस्तियां भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तकलीफ से जूझती रही हैं। अमेरिका के संगीतकार, गीतकार और म्यूजिक प्रोड्यूसर ट्रेविस लैंडन बार्कर को भी ये तकलीफ रही है। रॉक बैंड ब्लिंक 182 के ड्रमर ट्रेविस बार्कर ने सितंबर 2023 में अपनी इस बीमारी के बारे में जानकारी दी थी। 19वीं सदी में 4 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके विलियम ग्लैडस्टोन भी इससे पीड़ित रहे। सलमान खान को जो तीसरी बड़ी तकलीफ है वो है आर्टीरियो वेनस मैलफॉर्मेशन यानी AVM। ये बीमारी दिमाग या रीढ़ की हड्डी में खून की नलियों से जुड़ी है। इसमें आर्टरीज और वेन्स यानी धमनियां और शिराएं आपस में उलझ जाती हैं, जिससे खून के प्रवाह में दिक्कत आती है। आर्टरीज दिल से खून को शरीर के सभी हिस्सों तक ले जाती हैं और वेन्स जो है इस्तेमाल हो चुके खून को वापस फेफड़ों में लेकर आती हैं, जहां से वो साफ होकर फिर दिल में जाता है और आर्टरीज से फिर वापस पूरे शरीर में पहुंचता है। लेकिन इस बीमारी में ये नेटवर्क गड़बड़ा जाता है और खून सीधे आर्टरीज से वेन्स में पहुंच जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो आर्टरीज और वेन्स आपस में एक तरह से जुड़ जाती हैं और इससे दौरे पड़ सकते हैं, लगातार सिरदर्द रह सकता है और यहाँ तक कि दिमाग की नलियाँ फट भी सकती हैं। AVM वाली स्थिति कई बार जन्म के समय से भी होती है, लेकिन जब तक नस से खून नहीं रिसता या वो फटती नहीं तब तक इसका पता नहीं चलता और ऐसा होना घातक हो सकता है। कई बड़ी हस्तियों को ये तकलीफ रही है, जैसे अमेरिकन कंट्री म्यूजिक सिंगर ड्रेक वाइट, स्टार ट्रेक और फैंटेसी आइलैंड में अभिनय कर चुके रिकार्डो मोंताल्बान और मॉडल लूसी मार्कोविच। इन सबको ये तकलीफ रही है और लूसी मार्कोविच तो इस बीमारी के लिए उन्होंने जब सर्जरी कराई 27 साल की उम्र में तो वो चल बसी। तो ये जो बीमारियां हैं ये रेयर बीमारियां हैं, आम लोगों को होती हैं, लेकिन उन्हें कई बार इनका जो इलाज है वो पता नहीं चल पाता। बड़ी हस्तियों को होती है तो इन बीमारियों का जिक्र होता है और इन बीमारियों का जिक्र और होना चाहिए ताकि इनके इलाज की दिशा में और प्रगति आए। और अब एक बार फिर चलते हैं अपने सहयोगी आशुतोष के पास। शुक्रिया आपका सुशील, बहुत विस्तार से दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। खबर अब गुजरात से। गुजरात के सूरत शहर में इतनी भारी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। पूरा शहर इस वक्त जलमग्न है, पानी पानी है। बारिश ने सूरत शहर की तस्वीर ही बदल दी है, यूं कह लीजिए सूरत की सूरत बिगाड़ दी। गुजरात की डायमंड सिटी पर मॉनसून की बारिश आफत बनकर टूटी है इस वक्त। इतनी बारिश हुई है कि शहर की शक्ल ही बदल गई। पहचानना मुश्किल हो गया कि सड़क कहां है और नाला कहां है। यह गुजरात का सूरत शहर है। बारिश ने यहां के हालात कैसे बिगाड़ दिए हैं ये आप देख सकते हैं। सफेद इमारतों, हीरो और कपड़ों के कारोबार वाले शहर सूरत की शक्ल ही बिगड़ गई है। कई रिहायशी इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है और लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। यहाँ रविवार रात से ही बारिश हो रही है।
तेज बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में कई जगहों पर पानी भर गया है। प्रशासन पानी में फंसे लोगों के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और चलते चलते थॉट ऑफ द डे, आज का विचार, तो चाहे दो देशों या फिर आपस के रिश्ते, युद्ध तभी होता है जब संवाद का नतीजा नहीं निकल पाता। इसलिए विवाद की जगह संवाद पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। और आज इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप आज के लिए इजाजत। आप देखते रहे, बने रहे एनडीटीवी इंडिया के साथ, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत आभार, बहुत नमस्कार।